तो कुछ बड़े विचित्र वाक्य उसमें खलील एक जगह कहता है कि योर चिल्ड्रंस इज नॉट योर्स, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है, योर चिल्ड्रंस इज नॉट योर्स। दूसरा कहता है दे केम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू, वो इस दुनिया में आपके माध्यम से आए हैं, आपसे नहीं आए हैं। तीसरा वाक्य कहता है यू मे बी हाउस देयर बॉडीज बट नॉट देयर सोल। इसलिए अपन देखते हैं कि एक ही परिवार के बच्चे के नाक नक्श या तो पिता पे जाता है या माता पे जाता है, आवाज भी जो है वो पिता के समान निकलती है। यू मे हाउस देयर बॉडीज, लेकिन हर एक की प्रकृति अलग रहती है। और इसलिए हमारे यहां पर कहा गया कि ये यात्रा एक लंबी चलती है, और इस नाते से आधुनिक समय के अनुकूल जो हमारी जो एक मूल पद्धति थी पुरानी, जिसको हम कहते थे संस्कार, 16 संस्कार जो बोलते थे, नए परिप्रेक्ष्य के अंदर ये संस्कार ही मूलभूत प्रकृति के अंदर परिवर्तन लाता है। और इस नाते से ये प्रारंभिक समय की जो शिक्षा है इसके संदर्भ के अंदर, और आज तो विज्ञान विकसित हुआ है तो तरह तरह के प्रयोग भी उसमें चल रहे हैं। मैं एक बार बंबई गया था तो वहां की जो वाइस चांसलर थी मुंबई यूनिवर्सिटी की, बहुत प्रसिद्ध बच्चों की डॉक्टर थी स्नेहलता देशमुख, मुझे किसी ने कहा कि ये अभिमन्यु प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। तो मैं मिलने गया तो मैंने उनको पूछा कि सुना है कि आप अभिमन्यु प्रोजेक्ट पे कर रही है, तो क्या है? तो बड़ी प्रसन्न हुई, बोले सब लोग मेरे से बाकी शिक्षा की चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। तो आपने पूछा, वो तुरंत अपना लैपटॉप लेकर के आई। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में कई बार प्रश्न पड़ता था कि अभिमन्यु की कथाएं क्या है, अनसाइंटिफिक बात है। कथा तो हम सब जानते हैं, इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं। मुद्दा उसमें इतना ही था कि द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह बनाया और तोड़ने वाले कृष्ण और अर्जुन चले गए मैदान से दूर, योजना पूर्वक ले गए उनको और चैलेंज किया, तो कोई नहीं तोड़ सकता उसको। तो अभिमन्यु भीम नहीं, युधिष्ठिर नहीं, सहदेव नहीं, नकुल नहीं, और अभिमन्यु कहता मैं तोड़ सकता हूं। तो तेरे को कैसे पता है? तो बोले मैं गर्भ में जब था तो माँ को ये चक्रव्यूह बनाना तोड़ना पिताजी बता रहे थे, इसलिए मुझे याद है। तो बोले क्या बात है, गर्भ के अंदर बच्चा है, उसको कैसे स्मरण हो सकता है? पर बोले मैंने जब वाग्भट की संहिता पढ़ी तो उसमें आया कि 5वें मास से जो गर्भ है वह विचार और भावों को, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो पूर्व की स्मृतियां भी साथ में आ जाती है। तो बोले हमने इसको प्रैक्टिकल करने का किया, इसलिए प्रोजेक्ट लिया, उसमें कुछ डॉक्टर्स जुड़े और एक नर्सिंग होम जिसमें लगभग 6 मास के बच्चे, माताएं जो गर्भवती थी उनसे बातचीत की और उनकी सहमति ली। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा प्रयोग यह है कि पंडित शिव कुमार की बंसी की धुन में 2 राग, कल्याण और यमन, ये धुन बजेगी और इस धुन को आपको सुनना है। और 4D सोनोग्राफी जो है उसको लगाया तो गर्भस्थ बच्चा स्क्रीन पे दिखता है। तो उन्होंने मुझे वो सब उन्होंने डाउनलोड करके अनुसार जो प्रयोग थे वो सब थे, तो कंप्यूटर पर ने बटन ऑन किया तो एकदम वो गर्भ का बच्चा आता है, वो धुन बजती है और अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है लेकिन ध्यान में आता है कि प्रसन्न है, वो ख्याल में आता है। उन्होंने कहा ये बच्चा इस समय 4 साल का है और इसकी माँ कहती है कि जब भी रोता है, दुखी होता है, जैसे ये धुन बजाते हैं चुप हो जाता है। फिर एक दूसरा बताया उन्होंने, वो भी बच्चा 6 महीने का है करीब, ये धुन बजती लेकिन उसका चेहरा सपाट है, लेकिन उसका हाथ जो है वो ऐसा ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा ये लड़का इस समय करीब 4.5 साल का है और बेस्ट तबला वाला केवल है। फिर तीसरा एक बताया उन्होंने कहा ये भी बच्चा जो है तो उसका भी चेहरा वो है लेकिन उसकी उंगलियां खाली ऐसी ऐसी कर रही हैं। उन्होंने कहा ये बच्चा इस समय 6 साल का है
और बहुत अच्छा सितार बजाता है। तो ये कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं है कि यात्रा चलती है। और इसलिए जो विषय आता है कि इस वर्तमान समय के अंदर ये जो आध्यात्मिक अधिष्ठान की जब बात चल रही है, तो इस संदर्भ के अंदर और इसलिए आज अनेक इस प्रकार के समर्थ भारत इस नाते से प्रयोग चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर हमको थोड़ा इसकी दृष्टि से एक विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो इसमें कही गई थी कि मूलतः ये कर्ण को अगर मजबूत होना है तो जीवन के अंदर जिज्ञासा है, उत्कंठा है, निरीक्षण है, परीक्षण है, इसकी सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। और इसलिए इस नई शिक्षा नीति में वो जो एक प्रश्न ले रहे हैं कि बस्ता मुक्त, और पहला 5 जो है यह कहानियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, इस माध्यम से इन चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाना। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आने वाले समय के अंदर इस दृष्टि से हम इन चीजों को करना है। प्रौद्योगिकी के द्वारा हम बहुत सारे मॉडल्स खड़े कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे, लेकिन उसका कंटेंट इसके साथ में जुड़ा है। गणित आज भी पढ़ाया जाता है, लेकिन पुराना गणित आप पढ़ेंगे तो लीलावती के अंदर जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल का एनालिसिस अपन करेंगे तो ध्यान में आएगा गणित भी है, खेल भी है, आनंद भी है, और उसके साथ साथ समाज संस्कृति की जानकारी भी है। ऐसे अनेक, एक उदाहरण के लिए लीलावती में एक एग्जाम्पल वो कहते हैं कि हे बाले तुमको कुछ, एक उसको बाले को एक पुष्प मिले, उसमें से उसने आधे विष्णु को चढ़ाए, 1/4 शिव को चढ़ाया, 1/5 देवी माँ के चरणों में समर्पित किया, यहां तक आंकड़ा नहीं बताया, और फिर का बचे हुए 6 ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित किए। तो हे बाले बताओ कुल कितने फूल थे? गिनती लगा के कहता है 120। प्रश्न है, गणित सिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ संस्कृति है, उसके साथ साथ विनम्रता है। ऐसे जीवन के भिन्न भिन्न प्रसंग, कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट शुष्क नहीं है। और इसलिए आज हम तरह तरह के ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, तरह तरह की ये जो चीजें होंगी, तो इन दिशाओं के अंदर जो कंटेंट है, उसके अंदर का जो अधिष्ठान है, उसके अंदर ये भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य प्रवाह, ये उन चीजों के अंदर जाते हैं। तो इंग्लैंड में स्वामीनारायण संप्रदाय का जो अक्षरधाम का प्रयोग है, दिल्ली में है, गांधीनगर में है, वहां लंदन में भी बना हुआ है। वहां पुराणों के सभी पात्रों के जीवन की अनेकों झांकियां हैं। लंदन का मेयर, कुछ वर्षों पुरानी बात है, वो देखने के लिए गया तो श्रवण कुमार की झांकी देखी। एक जवान युवक है और उसका और में 2 अंधे बुजुर्ग बैठे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या है? बोले एक भारतीय पात्र है, ये इसके माता पिता वृद्ध थे, तीर्थ यात्रा करना थे, तो ये बच्चा, तो उसको आश्चर्य लगा, एक जवान लड़का अपनी जवानी के अंदर आनंद उपभोग करने के बजाय बूढ़े माँ बाप को लेकर के ऐसा घूमता है। हाउ इट इज पॉसिबल? उनके लिए तो अजूबा था। आने के बाद उसने लंदन के सारे स्कूलों के अंदर पत्र भेजा कि एवरी संडे अपने स्कूल के बच्चों को वहां ले, सी व्हाट इज फैमिली वैल्यूज। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर आज का जो एक विषय रखा है ये कि आध्यात्मिकता और प्रौद्योगिकी, तो आध्यात्मिकता कोई खाली वेद शास्त्र, पुराण, आरण्यक, उपनिषद ये नहीं है, ये एक जीवन है। और इस नाते से यह जीवन कैसे उतरे, उसी में से, और शिक्षा की भी सार्थकता होगी, और उसी में से जो मनुष्य का निर्माण होगा वह एक पूर्ण ताकि और आगे बढ़ सकता है।
बाकी तो कुल मिलाकर शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में हम सब पढ़ते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने उसकी संक्षिप्त परिभाषा की थी। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जो पूर्णत्व है उस पूर्णत्व की जीवन में अभिव्यक्ति यही शिक्षा है। और पूर्णत्व क्या है? तो हमारे यहाँ जितने वाक्य कहे गए हैं, तत्वमसि कहिए या अहम ब्रह्मास्मि कहिए या जीव और शिव एक है कहिए, ये जो है भाव, यह कुल मिलाकर जीवन के बोलने में नहीं, हमारे विचार के अंदर, आचार के अंदर, व्यवहार के अंदर अभिव्यक्त होना चाहिए, तभी सार्थकता है। महाभारत में एक श्लोक आता है जिसमें कहा विद्या उपयुक्त कब बनती है। हमें एजुकेशन तो हम देते हैं, स्किल भी बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उपयुक्तता उसकी कब सिद्ध होती है? तो महाभारतकार कहता है कि चतुर्विश प्रकार विद्या उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से उपयोग करते हैं तब ये विद्या उपयुक्त होती है। कौन से? बोले आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन इति। पढ़ करके, सुन करके, देन फिर एनालिसिस करते हैं, विमर्श करते हैं उसके ऊपर, स्वाध्याय कालीन, फिर लोगों के सामने रखते हैं, प्रवचन कालीन, और जैसा प्रवचन कर रहे हो वैसा व्यवहार करो। आज अपने देश की जो सबसे बड़ी त्रासदी है, उपदेशों की तो कोई कमी नहीं है। सुबह उठते ही टीवी चैनल खोलिए, सारे चैनलों के ऊपर इतने उपदेश चलते रहते हैं कि अब तक तो देश स्वर्ग बन जाना चाहिए था। लेकिन आज भी करप्शन है, आज भी छेड़छाड़ है, आज भी ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। मनुष्य मनुष्य है कि नहीं, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो क्यों हो रहा है? व्यवहार कालीन इति। और व्यवहार कालीन इति अगर है तो इस दृष्टि से इसको एक लाना पड़ेगा। और इसलिए इस नाते से आज हमें ये जो दोनों बातें हैं कि विषय की विशेषज्ञता और साथ में जीवन का पर्पस, ये दोनों को साथ में जोड़ना पड़ेगा। चरक सारा स्वास्थ्य का ज्ञान देंगे, लेकिन इसका पर्पस क्या है? तो वो जो शपथ है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये पर्पस जो है ये प्रौद्योगिकी नहीं बता सकती, ये पर्पस ही अध्यात्म बताएगा। दुनिया में कहते हैं कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, तो व्हाट व्हेन ये तो शायद विज्ञान बता देगा, पर व्हाई ये विज्ञान नहीं बता सकता। व्हाई ये अध्यात्म बताएगा, जो पर्पस है, किस लिए है। तो इस नाते से मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर और एक हमको इसका एक विचार करना पड़ेगा। और इस दृष्टि से यह जो एक कदम आगे की ओर बढ़ाने का एक प्रयत्न चल रहा है आने वाले समय के अंदर। और मैं समझता हूं कि शायद शीघ्र ही एक वैकल्पिक भारत की जड़ों से जुड़ी हुई पाठ्यक्रम और बातें ये भी आ जाएंगी। अभी हरियाणा के अंदर तो हरियाणा का जो बोर्ड है उन्होंने इतिहास की 6ठी से 10वीं तक की पूरी रिराइट पुस्तकें लाई हैं। और एक पूरा अपना 4-5 हजार साल का जो प्रत्यक्ष इतिहास है, वो समग्र इतिहास अपनी समग्रता के अंदर है। सभी डायनास्टियां, सभी के अपने योगदान, एक प्रोपोर्शनेटली एक अल्टरनेटिव मॉडल, और हरियाणा सरकार ने उसको एडॉप्ट भी कर लिया है और इस वर्ष से वो लागू भी हुआ है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर आज भारतीय अधिष्ठान के ऊपर हमको ये माध्यमिक के लिए, उच्चतर माध्यमिक के लिए, उच्च शिक्षा के लिए हमको वैकल्पिक सारी की सारी पाठ्य पुस्तकें और पुस्तकों के निर्माण की प्रक्रिया के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये अगर बढ़ेगा तो अभी जो एक वातावरण बना है और भारत
भारत की शिक्षा भारत से जुड़े और भारत विकसित हो, और भारत केवल अपने, हमेशा से ये भारत तो केवल अपने लिए जीता ही नहीं है, भारत तो संपूर्ण है विश्व के लिए आज भी है। आज भी कोरोना में आखिर 80 देशों को हमने ही वैक्सीन दी मुफ्त में। विकसित देशों ने तो सड़ गई लेकिन दी नहीं। अभी गेहूं का संकट खड़ा हुआ है तो 75 देशों को गेहूं मुफ्त में दिए ही है। तो हमारे तो रक्त मज्जा के अंदर है। लेकिन अगर ये एक बचपन से हर जीवन के स्तर के ऊपर शिक्षा के माध्यम से ये अगर संक्रमित होता है तो इसमें से मुझे लगता है कि विज्ञान और अध्यात्म इन दोनों के समन्वय की एक नूतन पीढ़ी तैयार होगी। और स्वामी विवेकानंद, विमला ठकर ऐसे अनेक चिंतक कहा करते थे कि 21वीं सदी में मानव जाति का भविष्य यह अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय पर निर्भर है। और ये अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की जो सामर्थ्य है वह भारत की इस प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा के अंदर है। मुझे लगता है कि ये एक आह्वान, एक चुनौती आज की वर्तमान पीढ़ी, आज के सारे शिक्षाविद हम सबके सामने हैं। तो इस अवसर पर ये जो एक विषय रखा था हमने कि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण इन 2 अधिष्ठान पर हो, ये पृथ्वी कुल का एक छोटा सा प्रयोग था, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग एक दृष्टि से इस दिशा में करेंगे तो प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए और बातों को अधिकाधिक लेके पहुंचाना, लेकिन साथ साथ ध्यान रखना कि जीवन ही जीवन को बदलता है। केवल प्रौद्योगिकी से बदलने जाएंगे तो अंततोगत्वा निराशा मिलेगी। उसकी एक आखिरी बात कह के, 1-2 बात कह के मैं समाप्त करूंगा। सारी दुनिया में ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अनेकों प्रकार के आविष्कार हुए जिसने दुनिया को बदला, एटम का भी। तो फिर उसका सकारात्मक उपयोग वो भी फिर डेवलप हुआ, लेकिन मूल बात तो न्यूक्लियर जो फ्यूजन हुआ, अपना ये फिशन उसको जो तोड़ा गया, उसमें से वो एक प्रारंभ हुआ। तो उसके बाद बहुत तेजी से सारा का सारा अलग अलग क्षेत्रों में ये बढ़ने लगा। और आज जो चल रही है होड़ सारे शिक्षा संस्थाओं में संपूर्ण देश के अंदर, उसमें चिंता इसलिए होती है कि स्मार्ट क्लास, एक ही टीचर सारे दुनिया को पढ़ा देगा, 5G आ जाएगा तो सारे देश में क्या जरूरत है मास्टर रखने की, एक ही अच्छा गणित का शिक्षक सबको पढ़ा देगा, फिजिक्स का पढ़ा देगा। तो धीरे धीरे एक धारणा ऐसी बने रहेगी, टेक्नोलॉजी ही मान लो जैसा आदमी चाहिए ऐसा बना देगी। थियोडोर रोजेक नाम का चिंतक था अमेरिका का, और ये उसने 80 के दशक में किताब लिखी थी। इलियट की कविता है वेयर द वेस्टलैंड एंड्स। उसमें एक जगह वो कहता है कि आज की, उसके शब्द प्रयोग बड़े विचार करने लायक है, जो आज की एक पागलपन चला है ना, एकदम टेक्नोलॉजी का लाभ है, उपयोग है, लेकिन उसके पीछे जो एक बिना विवेक की जो ये दौड़ चल रही है, तो उसने शब्द प्रयोग किया था कि आज की जो ये सुपर इंडस्ट्रियल साइंटिफिक कल्चर, ऐसा उसने शब्द प्रयोग किया था उस समय, कि आज की जो ये सुपर इंडस्ट्रियल साइंटिफिक कल्चर एक ऐसा आदमी बनाना चाहती है। कैसा? तो बोले सोशियो पॉलिटिको टेक्नो इकोनो एक्सपर्ट और मल्टी हेडेड इंजीनियर। और ये सब करने के लिए उसने टीचर के हाथ में, जो उसने वाक्य प्रयोग किया कि टीचर के हाथ में उसने हाईली इलेक्ट्रोनोसाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड, कंप्यूटराइज्ड ऑडियो विजुअल मल्टी इंस्ट्रक्शनल कंसोल ये पकड़ा दिए हैं और कहा कि बना दो आदमी। लेकिन बोले भूल जाते हैं कि मनुष्य एक लिविंग एंटिटी है, एक जीवित इकाई है, और एक जीवित इकाई को मैकेनिकल प्रोसेस से आप परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो अंत में बोले वो एक नाइटमेयर सिद्ध होगा, दुस्वप्न बनेगा। और इस नाते से ये जो विवेक है कि तकनीक का उपयोग है पर कितना, कहां,
उस तकनीक की दुनिया में आदमी न खो जाए, ये जो प्रॉब्लम है। सीरियल देखते हैं, सीरियल में प्रेम है और सीरियल के प्रति इतनी आत्मीयता हो गई कि सीरियल चल रहा है आपस में प्रेम का, लेकिन एपिसोड है उसी समय में अपना प्रिय कोई मिलने आ गया तो मन में विचार आता कि इसी टाइम आना था क्या इसको। वर्चुअल दुनिया के चित्र में इतना खोया है कि रियल दुनिया उसको ऑब्स्टिकल लगने लगती है। ये जो त्रासदी है इससे निकलने की जरूरत है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज का आपने जो विषय रखा ये बहुत प्रासंगिक था। तो आने वाले समय के अंदर और इसका एक आधार भूमि यहाँ बनी सकता है, क्योंकि भगवान के दया से ये उत्तराखंड है। वर्णन तो सब पुराने बहुत हैं, हिमालय क्योंकि देवता आत्मा, हिमालय देवता की आत्मा है, देवभूमि है, ये सब बोलते हैं। तो ये देवभूमि शास्त्रों में ही नहीं रहे, देवभूमि बनी रहे। तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड का क्षेत्र अध्यात्म और प्रौद्योगिकी के समन्वय के माध्यम से एक कैसा एक आदर्श उदाहरण हो सकता है। उस दिशा में यहाँ की गति आगे बढ़ेगी और उस दिशा में आप सब शिक्षाविदों की कल्पनाशीलता, आप सबका योगदान और सामर्थ्य उस दिशा में बढ़े। इस सब के लिए परमात्मा हम सबको आशीर्वाद और प्रेरणा दें। इतना ही निवेदन करते हुए, और ये जो प्रयोग प्रारंभ हुआ है इस तरह के प्रयोग और भी जगह हों, इन सबके और आगे बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।